हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर का नाम है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस और ये चैप्टर हम दो पार्ट में कवर करेंगे। ये है पार्ट 1। रेफरेंस हमने पूनम गांधी जी की बुक से लिया है। टॉपिक्स हमको क्या क्या कवर करने हैं: इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। फोर टॉपिक है: ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। नेक्स्ट, आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग दैट इज केपीओ, स्मार्ट कार्ड एंड एटीएम्स मीनिंग एंड यूटिलिटी। तो ये कुछ 7 टॉपिक्स हैं जो हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं हमारा एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इसका इंट्रोडक्शन क्या है? बस सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है ना, मॉडर्न वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है, मॉडर्न एरा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो बिजनेस होता है वो भी काफ़ी सारे, उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। बिजनेस भी अपने आप को नई नई टेक्नोलॉजी का मतलब यूज़ कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। तो बिजनेस प्रोसेसेस जो हो रही हैं वो रीडिज़ाइन हो रही हैं। तो बहुत सारा बिजनेस में चेंज आ रहा है। सबसे बड़ा चेंज क्या है हमारे बिजनेस में? ई बिजनेस जो आया, ई कॉमर्स जो आया, वो सबसे बड़ा हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस करने के तरीके में चेंज आया। ठीक है, पहले ई बिजनेस, ई कॉमर्स बहुत कम होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारे बिजनेस में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। तो इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना ही था, हमें बस इतना जानना है कि क्योंकि हमारी पूरी दुनिया में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तो उसकी वजह से बिजनेस जो जिस तरीके से चलाया जाता था पहले, उस तरीके से नहीं चलाया जा रहा है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो ये थी इंट्रोडक्शन। सेकेंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेकेंड आता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस जो होता है उसका मतलब क्या है और उसके स्कोप क्या है, ये देखना है हमें। ई बिजनेस क्या होता है? जब भी हम हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को इंटरनेट पे ले जाएं, ठीक है, इंटरनेट पे जब हम हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को करना शुरू कर दें, चलाना शुरू कर दें, बिजनेस को इंटरनेट पे चलाएं, तो वो होता है ई बिजनेस। ई लग गया, आप इंटरनेट पे अपने बिजनेस को ले आए हो, ठीक है, ई बिजनेस होता है जब आप अपने बिजनेस को इंटरनेट पे उतार देते हो, ठीक है, तो वो होता है ई बिजनेस। इसका सिंपल सा बस यही मतलब है, ज्यादा बड़ी डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ई बिजनेस वही होता है कि रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू जब आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी ऑन करते हो तो वो होता है ई बिजनेस। बिजनेस एक्टिविटीज कुछ भी होती है, कंप्राइजेस ऑफ क्या क्या आता है, इंडस्ट्री आ गई, कॉमर्स आ गया, ट्रेड आ गया, तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। सो ई कॉमर्स मीन्स कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज थ्रू कॉमर्स। ई कॉमर्स की डेफिनेशन चलो हम बाद में भी पढ़ लेंगे, भी आगे भी आएगी, ठीक है। तो firms use not only general internet facility for e-business but they also prefer to have their private and personal internet facilities for their internal functioning। जनरल इंटरनेट ही सिर्फ यूज नहीं करते, उनका प्राइवेट और पर्सनल इंटरनेट फैसिलिटीज भी होती है जो अपने इंटरनल फंक्शनिंग के लिए यूज करते हैं। इतना ज्यादा ये पूरा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, इसकी डेफिनेशन बस इतनी सी याद हो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बस यहाँ तक तो इतना इम्पोर्टेंट है। स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस के स्कोप ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ई बिजनेस में क्या क्या आता है? ई बिजनेस इंक्लूड्स कैरिंग ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें आती हैं हमारे ई बिजनेस में। इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट, और कैसे आती है? इंटरनेट के थ्रू। These are various people and parties involved in electronic transfer, जिसमें बहुत सारे लोग और पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस में। These transactions are extended into 4 डायरेक्शन, और इन ट्रांजेक्शंस को हमने 4 डायरेक्शन में और एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो ये कौन सी होती हैं 4 डायरेक्शन? सबसे पहले आती है हमारी B2B कॉमर्स। B2B कॉमर्स जहाँ पे कौन होता है, जहाँ पे जो ट्रेड हो रहा होता है ना, मतलब जो भी बिजनेस हो रहा होता है ना, वो बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ ही हो रहा होता है। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, तो वो होता है हमारा B2B। जहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है वो होता है B2B। ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स आर नोन एज B2B।
जब दो बिजनेस यूनिट्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो वो B2B ट्रांजेक्शन होती हैं, जैसे कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, एक दूसरे के लिए वो यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो एक साथ मिलके लॉन्च कर रहे हैं, कमर्शियल नेगोशिएशन कर रहे हैं, टेंडर्स को इनवाइट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि जब मैन्युफैक्चर हो गया अब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक को वो गुड्स को पहुंचा रहे हो। मान लो यहाँ पे ये पर्टिकुलर इस जगह पे आपका प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ और आपके बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो उसको मार्केट में सेल करते हैं, तो आप यहाँ से उनको उन जगह पे पहुंचा रहे हो उसको, तो ये भी B2B कॉमर्स में आए, क्योंकि ये कस्टमर तो है नहीं ना, ये भी बिजनेस ही कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट, तो ये B2B कॉमर्स होता है जहाँ पे दो बिजनेस एक दूसरे के साथ मिलके काम करती हैं, जहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होती है वो दो बिजनेस के बीच में होती है। नेक्स्ट आता है B2C, जब बिजनेस सीधे जाके पहुंच जाता है किसके पास, कस्टमर के पास, तो वो होती है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, तो ये होती है B2C। जब ट्रांजेक्शन किन दो लोगों के बीच में होती है, बिटवीन बिजनेस यूनिट एंड कस्टमर, आर नोन एज B2C ट्रांजेक्शंस। B2C enables the businessman to remain in touch with his customer on round-the-clock basis. B2C also gives scope for C2B transaction, that is, the customer can also make use of call centers set up by companies to make toll-free calls. देखो B2B का मेन रीजन क्या है कि अपने कस्टमर के साथ सारा टाइम पे टच में रहना, और B2C की वजह से C2B भी होता है, यानी कस्टमर टू बिजनेस। देखो जब आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा किसी पर्टिकुलर ब्रांड का है, किसी भी बिजनेस यूनिट का कि आपने खरीदा और आपको उसमें कुछ भी डिफेक्ट मिला, तो उनके क्या होते हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हो। आपके पास जो भी सिम है, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ठीक है, जो भी है आपके पास, तो आप इनके क्या होते हैं, इनके कस्टमर केयर नंबर होते हैं, आपको कोई भी इशू आ रहा है आप कॉल करके बात कर सकते हो। आपने कॉल करके बात की, आप तो कस्टमर हो, आपने बात किससे की, बिजनेस से, तो इसने B2C ने किसको स्कोप दिया, C2B को, क्योंकि बिजनेस टू कस्टमर उन्होंने आपको सिम दी। अब क्या हो रहा है, C2B, आपको कुछ दिक्कत आई तो आपने डायरेक्ट बिजनेस से बात करी, कहाँ पे, जो कि उनके कॉल सेंटर्स हैं जो उन्होंने सेटअप किए हुए, ठीक है। जो कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि म्यूजिक, फिल्म्स, ये सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं कस्टमर को B2C सेगमेंट में, ठीक है। B2C में क्या क्या आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी आती है, प्रमोशन और बाकी अदर कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज भी आती है, और कस्टमर की कंप्लेंट को रजिस्टर करना, ये भी B2C में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है C2C यानी किसके बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, कस्टमर टू कस्टमर। आप सोच रहे होगे कैसे होगी, देखो आपने कोई यूज्ड बुक खरीदी और आपने वो सेल कर दी किसी को, तो आप भी तो कस्टमर ही थे, आपने भी तो वो खरीदी थी यूज्ड बुक किसी से, तो जब कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन होती है तो वो C2C में आता है। The transaction taking place between customer and customer are known as C2C. In this setup, business firm, that is seller is also customer and buyer is also customer. इसमें सेलर भी कस्टमर है और बायर भी कस्टमर है, ठीक है। ये एक सिक्योर्ड मार्केट सिस्टम को क्रिएट करता है। इसमें क्या होता है कि हम यूज्ड गुड्स एंड सर्विसेज का सेल परचेज करते हैं, ठीक है। C2C में बहुत सारे कंज्यूमर फोरम्स भी बने हुए हैं। C2C में जो ट्रांजेक्शन होती है वो थ्रू C2C ट्रांजेक्शन एंड एग्राइव्ड चीटेड कस्टमर कैन वार्न अदर कस्टमर नॉट टू बाय सच प्रोडक्ट इन विच ही वाज चीटेड। इसमें क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर चीटेड है तो वो बता देता है दूसरे कस्टमर को कि यहाँ से ये चीज परचेज मत करो। C2C ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जैसे कि सेलिंग यूज बुक्स, क्लोथ्स, ये सब चीजें आती हैं। एंटीक आइटम्स को सेल करना, ये भी C2C में आता है। कस्टमर को वार्न करना फ्रॉडुलेंट सप्लायर्स के बारे में कि भाई ये गलत सप्लायर है, इनसे मत लेना, ये भी C2C में आता है। इंफॉर्मेशन देना क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये भी C2C में आता है कि जैसे कुछ लोग अनबॉक्सिंग नहीं करते हैं बहुत सारे कि मतलब कि इसकी क्वालिटी खराब है, इसकी ड्यूरेबिलिटी खराब है, इसका ये खराब है, इसका ये सही है, तो ये सब चीजें भी इस C2C में आता है। नेक्स्ट आता है इंट्रा बी कॉमर्स। जब किसी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर ही वो एक्टिविटीज हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है, पार्टीज और पर्सन्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है एक पर्टिकुलर फर्म के अंदर,
ये फर्म है, इसके अंदर कुछ नीड्स होती है ना, ऑफिस होते हैं तो ऑफिस में बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, चेयर चाहिए होती है, टेबल चाहिए होती है, प्रिंटर चाहिए होता है, ठीक है, लैपटॉप चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। तो इनकी भी अपने कुछ लोग होते हैं जिनसे ये चीजें खरीदते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है बिटवीन एक पर्टिकुलर पार्टी और पर्टिकुलर पर्सन के बीच में, जो इन्होंने सेट कर रखा है कि ये हम इसी से लेंगे, उसको हम इंट्रा फर्म ट्रांजैक्शन बोलते हैं या फिर इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है, इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट ऑफ वन फर्म। देखो इसका क्या मतलब है कि जैसे कि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लग रहा है कि हमें हमारी जो, चलो मान लो कोई भी पर्टिकुलर शैम्पू ये लोग बनाते हैं, ठीक है, नाम नहीं ले रही मैं, कोई भी शैम्पू ये बनाते हैं, इनको लगता है कि हमें इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहिए। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल देंगे कि हमें इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करो, और हाँ इसकी नीड है क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करो। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इंक्रीज कर देगा इसकी प्रोडक्शन को, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फिर क्या चाहिए होगा, सामान चाहिए होगा। तो इंटरेक्शन रहता है दोनों डिपार्टमेंट, सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब में। प्लेसिंग ऑर्डर एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू सप्लायर्स, फिर ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं सप्लायर को अपने, और वहां से ऑर्डर प्लेस करते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट की जाती है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज होती है इसमें। रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉय टू देयर मैनेजर्स, ये सब चीजें इंट्रा बी कॉमर्स में आती हैं, जो कि मतलब क्या होता है कि जो सारा कॉमर्स, जो सारा का सारा काम एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर में चल रहा है, वो सब कुछ इंट्रा बी कॉमर्स में आएगा। चलिए अब देखते हैं ई बिजनेस और ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या है। ई बिजनेस और ई कॉमर्स में डिफरेंस, ई बिजनेस जो है ना वो वाइडर टर्म है, वो ई कॉमर्स जो है वो ई बिजनेस के अंदर में आता है, ठीक है। जैसे कि बिजनेस के अंडर में क्या आता है, बिजनेस के अंडर में आता है ना कॉमर्स, तो वैसे ही ई बिजनेस के अंडर में आती है हमारी, ई बिजनेस के अंडर में आती है हमारी कॉमर्स, ठीक है। तो ई बिजनेस वाइडर टर्म है, इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स एज कॉमर्स इज वन ऑफ द ब्रांचेस और वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। जैसे कि कॉमर्स एक एक्टिविटी है या ब्रांच है बिजनेस की, वैसे ही ई कॉमर्स जो है वो एक ब्रांच है ई बिजनेस की। ई कॉमर्स में क्या चीजें आती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आता है गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन ई कॉमर्स में आता है। लेकिन ई बिजनेस में क्या आता है, ई बिजनेस में प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल, इंटरफॉर्म, इंट्राफॉर्म, सारी ट्रांजेक्शन जितनी भी हैं, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, सब कुछ आती है ई बिजनेस के अंदर। लेकिन ई कॉमर्स में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन आता है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसलिए ई कॉमर्स जो है वो एक पार्ट है हमारे ई बिजनेस का। अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट क्या क्या है। इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। आपको ई बिजनेस सेटअप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट पे जाके अपनी एडवर्टीजमेंट क्या, आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा बस। तो इसमें इतना इजी, इससे ज्यादा इजी टू फॉर्म क्या हो सकता है, और इससे कम इन्वेस्टमेंट किसमें लग सकती है, एक ऐप डाउनलोड करने जितनी इन्वेस्टमेंट। इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट ई बिजनेस। The benefits of internet technology are that with little investment and more contacts one can do better in the business। बहुत इजी होता है ये बिजनेस को स्टार्ट करना, और इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की बेनिफिट की वजह से बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स कर सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो अपने बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, टू सेल मोबाइल फोन्स ट्रेडिशनली यू नीड टू हायर अ शॉप, कि अगर आपको मोबाइल फोन बेचने हैं तो सबसे पहले आपको एक शॉप लेनी पड़ेगी। डिस्प्ले वेरियस मोबाइल एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ अट्रैक्ट कस्टमर सो दैट दे विजिट योर शॉप, ठीक है। आप सबसे पहले आपको बहुत सारे मोबाइल्स का डिस्प्ले लगाना पड़ेगा, बहुत सारा स्पेंड करना पड़ेगा आपको, ताकि बहुत सारे कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर सको, ताकि वो आपकी शॉप में आए। आप बहुत अच्छी शॉप बाहर से जो दिख रही होती है, ज्यादातर लोग उसी में जाते हैं ना, कि ये बहुत सही लग रही है, इसमें अच्छा सामान मिलेगा, इसमें ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अगर अट्रैक्ट करना है कस्टमर को तो आपको बहुत कुछ स्पेंड करना पड़ेगा, बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड इन ई बिजनेस यू जस्ट सेट अप वेबसाइट। ई बिजनेस में क्या होता है, वेबसाइट बना लो,
डिस्प्ले लगा दो पिक्चर्स की अपने मोबाइल फोन, जो भी मोबाइल आपने बेचना है। एंड द कस्टमर विजिट द वेबसाइट एंड प्लेसेस ऑर्डर, कस्टमर आएगा, फोन देखेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑन कंपेयरिंग वी कैन सी दैट लेटर इज फास्ट एंड इन्वॉल्व लेस इन्वेस्टमेंट। जो सेकंड ऑप्शन था कि वेबसाइट में आगे कस्टमर खरीदेगा, वो फास्ट है और उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगी आपकी। नेक्स्ट है कन्वीनियंस। देखो, विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस, इस बिजनेस की हेल्प से शॉपिंग कैन बी डन कन्वीनियंटली सिटिंग एट होम। आप अपने घर पे, ऑफिस में, कहीं पे भी बैठ के शॉपिंग बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड थ्रू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की हेल्प से बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। स्पीड, थ्रू ई बिजनेस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज एंड बाइंग एंड सेलिंग कैन बी डन विद जस्ट अ क्लिक ऑफ माउस। आप सिर्फ एक माउस से क्लिक कर दो और वहाँ आपका ऑर्डर प्लेस या फिर जो भी आपको देखना है आपने देख लिया, तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। दिस बेनिफिट इज मोर इन केस ऑफ प्रोडक्ट लाइक सॉफ्टवेयर, मूवीज, म्यूजिक, बुक्स एटसेट्रा। ये ज़्यादातर इन सब चीज़ों में बेनिफिशियल है। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इवन मनी इज डिजाइंड एज इलेक्ट्रॉनिक पल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। सॉरी, एक मिनट, कहाँ थे हम? हाँ, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इवन मनी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉनिक पल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। देखो, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर करते हैं, तो मनी को भी हम ऐसे ही बोलने लगे हैं कि ये भी इलेक्ट्रॉनिक पल्स है एट द स्पीड ऑफ लाइट। जैसे हमारी लाइट की स्पीड पास होती है ना, तो वैसे ही हमारा मनी भी पास हो जाता है। हम मनी को भी उतनी ही तेजी से ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ठीक है। तो स्पीड बहुत फास्ट होती है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल रीच। थ्रू ई बिजनेस द बिजनेसमैन कैन रीच ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लेनेट हु हैज एक्सेस टू इंटरनेट। देखो, आपके पास इंटरनेट है, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट है, आप उस हर पर्सन तक पहुंच सकते हो जिसके पास इंटरनेट है। तो ग्लोबल रीच तो है ही कि आप आप ज्योग्राफिकल एरिया की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जहां मर्जी चाहे जाके वहां जिस मर्जी को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। और कस्टमर के पास भी वाइडर चॉइस होती है कि वो जिसका भी प्रोडक्ट देखना चाहे देख सकता है, ठीक है। तो उसके पास भी ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। अगर शॉप की बात करें तो एक शॉप में जितनी चीजें होंगी, कस्टमर के पास भी उतने ही ऑप्शंस होंगे, लेकिन इसमें इंटरनेट के थ्रू आपकी रीच बढ़ जाती है। कॉस्ट सेविंग, ई बिजनेस की वजह से कॉस्ट सेविंग बहुत ज्यादा होती है। ई बिजनेस बहुत इकोनॉमिकल है बाकी ट्रेडिंग की मुकाबले देखा जाए तो, क्योंकि ई कॉमर्स में क्या होता है, जो बिजनेस होता है ना, उसको शोरूम की जरूरत नहीं होती, डिस्प्ले लगाने की जरूरत नहीं होती, कोई मिडिल मैन नहीं चाहिए होता, डायरेक्ट सेल होती है। आप अपनी वेबसाइट बनाओ, डायरेक्ट कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल करो, तो ये सब चीजें नहीं होती, ठीक है। वेबसाइट बनाते हैं, डायरेक्ट सेल कर देते हैं कस्टमर को। एडवर्टीजमेंट में जो कॉस्ट लगती है वो सेव हो जाती है। कैरी करने को, गुड्स इधर प्रोडक्ट को इधर से उधर ले जाने के, इसकी कॉस्ट सेव हो जाती है। डिस्प्ले की कॉस्ट सेव हो जाती है, तो कॉस्ट सेविंग भी होती है। मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, इंटरनेट की वजह से जो पेपर वर्क पे जो हमारी डिपेंडेंस है वो भी कम हो रही है। अब बहुत सारी कंपनीज जो हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली काम करती हैं, पेपर फॉर्म में काम नहीं करती, इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काम कर रही है। इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है वो ऑनलाइन दी जा रही है, इंटरनेट के थ्रू दी जा रही है और ज्यादा फास्ट तरीके से दी जा रही है, ठीक है। और बल्कि अब इनकम टैक्स भी हम ऑनलाइन पे करते हैं, पासपोर्ट भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो ये सब चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। चलो अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बारे में कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस क्या होती है। वैसे तो सबको ही पता होगा, जब आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं इंटरनेट के थ्रू, या मतलब हम बोल सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, तो इसको हम ई बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ओपन्स अप द होल वर्ल्ड एज वन शॉप। और ऑनलाइन का मतलब क्या है कि एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक ही शॉप में सब कुछ मिल जाएगा। With a simple click of a computer mouse, you can order any commodity from any part of the world. कि आप सिर्फ क्लिक करके दुनिया के किसी जगह से कुछ भी मंगा सकते हो, आपको जो भी खरीदना है आप कहीं से भी कुछ भी मंगा सकते हो। The World Wide Web has expanded the international marketplace, which gives the customer unlimited choices. कि वर्ल्ड वाइड वेब ने ऑलरेडी जो मार्केट प्लेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, इंटरनेशनल मार्केट प्लेस बहुत ज्यादा
बढ़ा दिया, तो जिससे कस्टमर को क्या मिलती है, अनलिमिटेड चॉइसेस मिलती हैं। Due to online transactions, e-commerce has created a new and large space in which buyer and seller can exchange information and also enter into business dealings. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो बायर और सेलर हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और बिजनेस डीलिंग्स में एंटर करते हैं। तो देयर आर 4 phases ऑफ डूइंग बिजनेस इन ई बिजनेस और ऑनलाइन, कि जब आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो इसके 4 फेजेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। In this form you have to give a password to protect your account, otherwise anyone can log in from your account। कि देखो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप अपना सारा इंफॉर्मेशन डालोगे, आपका नाम जो भी है सब चीज डालोगे आप, तो और उसमें आप क्या डालोगे, पासवर्ड डालोगे, जो आप जिस पासवर्ड के बाद आप उसको ओपन कर पाओगे हर बारी जब भी आप वो पासवर्ड डालोगे। अदरवाइज आप क्या अगर नहीं डालोगे तो क्या करेंगे, कोई भी आपके अकाउंट से फिर ओपन हो सकता है, लॉग इन कर सकता है, आपका अकाउंट कोई और भी चला सकता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन होती है सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है, प्लेसिंग एन ऑर्डर। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फिर क्या होता है कि आप ऑर्डर को प्लेस करते हो, ठीक है, उसको अपने शॉपिंग कार्ट में डालते हो। आपने देखा होगा ना, कार्ट बनी होती है, आप उसके अंदर डाल देते हो अपना सारा जो भी आपको सामान खरीदना होता है। ठीक है, उस शॉपिंग कार्ट क्या होता है, ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है कि आपने क्या क्या पिक किया है। ऑनलाइन ब्राउज करते टाइम जब भी आप चीजें सिलेक्ट कर रहे थे तो आपने क्या क्या चीजें पिक करी है खरीदने के लिए। ठीक है, जब आप श्योर हो जाते हो कि आपको क्या खरीदना है तो आप शॉपिंग कार्ट में जाते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो। नेक्स्ट आता है पेमेंट मैकेनिज्म। इसमें बहुत सारी तरीकों से आप पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, थ्रू चेक से कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, क्रेडिट और डेबिट कार्ड कर सकते हो, डिजिटल कैश कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी सबको पता है क्या होती है, कि जब आपके घर में प्रोडक्ट आ जाए और फिर आप उसके पेमेंट करो। ठीक है, चेक से क्या होता है, चेक का मतलब है कि ऑनलाइन सेलर अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेंड करता है चेक कलेक्ट करने के लिए। नेट बैंकिंग ट्रांसफर भी सबको पता होती है कि आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो अमाउंट। और क्रेडिट डेबिट कार्ड भी सबको पता होता है कि आप अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। डिजिटल कैश क्या होता है, ये सबको नहीं पता होता। डिजिटल कैश क्या होता है, ये सिर्फ कहाँ अवेलेबल होता है, साइबर स्पेस में। इसमें क्या होता है, जो यूजर होता है ना वो कुछ अमाउंट जो होता है ना या कुछ फंड जो होता है ना वो बैंक में सबमिट कर देता है, फिर बैंक वाले उनको ना एक स्पेशल सॉफ्टवेयर इशू करते हैं जहां से वो डिजिटल कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। फिर डिजिटल कैश की वजह से वो उसमें डिजिटल कैश में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, साइबर स्पेस में अवेलेबल होता है, कुछ जगहों पे अवेलेबल होता है। एक पर्टिकुलर पर्सन कुछ पैसे बैंक में सबमिट कर देते हैं और बैंक वाले उन पैसों के बदले उसको डिजिटल कैश देते हैं, एक सॉफ्टवेयर देते हैं जहां से वो डिजिटल कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। तो डिजिटल कैश से फिर वो पेमेंट कर सकते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस में क्या क्या सिक्योरिटी और सेफ्टी होती है। ठीक है, सबसे पहले इसमें कुछ रिस्क आते हैं, ट्रांजैक्शनल रिस्क। जैसे कि ट्रांजैक्शनल रिस्क जो होते हैं कुछ 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग। जैसे कि सेलर डिनाई कर सकता है कि हमने कभी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया, सेलर ने डिनाई कर दिया कि कस्टमर ने कभी भी ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया है। या डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, को कभी कभी ऐसा होता है गुड्स जो होते हैं वो किसी गलत एड्रेस पे डिलीवर हो जाते हैं। ठीक है, या फिर कुछ और जो मंगाया उसकी जगह कुछ और ही आ जाता है। या फिर डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, कि सेलर बोलता है कि हमारे तक पेमेंट पहुंची नहीं है, कस्टमर बोलता है कि पेमेंट मैंने कर दी है। तो ये सब चीजें होती हैं, ये ट्रांजैक्शनल रिस्क होते हैं। और इन सबको ओवरकम कैसे किया जाता है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द सेलर मस्ट कंफर्म दैट कस्टमर हैज एंटर्ड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कुकीज। कि इन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए सेलर को सबसे पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि जो कस्टमर आया है वो सही जगह सही इंफॉर्मेशन उसने पुट करी है। कैसे पता करेगा, वो कुकीज से। कुकीज क्या होता है, जैसे कॉलर आईडी होती है ना हमारे फोन में, उसी तरीके से होता है, जो कि कस्टमर का नेम, एड्रेस, प्रीवियस परचेज रिकॉर्ड जो है वो सब चीजें इंफॉर्मेशन सेलर तक पहुंचा देता है। ठीक है, कस्टमर कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बाय शॉपिंग फ्रॉम वेल एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट्स ओनली। कस्टमर जो है अगर वो जो वेल एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट्स हैं वहीं से शॉपिंग करेंगे तो वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ एडवर्टाइजर्स जो होते हैं
Some advertisers also assure customer regarding seller's identity, sale record, location, etc. बहुत सारी जो शॉपिंग होती है ना, एप्स होती हैं, वो बहुत सारी चीजें हमें बताती हैं, सेलर की आइडेंटिटी बता देती हैं, सेल रिकॉर्ड बताती है, लोकेशन बताती हैं। साइट सच एज ईबे जो होती है वो हमें सेलर की रेटिंग तक भी बताती हैं। तो ये सब चीजें अपने ध्यान में रखनी पड़ती है कस्टमर को। टू प्रोटेक्ट पेमेंट फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन। पेमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन। The process ensure that the credit card number provided by customer is a valid one। तो सबसे पहले होता है क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन की जो क्रेडिट कार्ड का नंबर कस्टमर ने दिया है वो वैलिड होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन। दिस सिस्टम चेक वेदर फंड आर अवेलेबल इन द क्रेडिट कार्ड अकाउंट ऑफ द कस्टमर और नॉट, कि क्रेडिट कार्ड में उतना फंड अवेलेबल भी है या फिर नहीं है। नेक्स्ट आता है सेटलमेंट। वंस द प्रोडक्ट इज डिस्पैच और डिलीवर्ड द बैंक विल रिलीज द फंड एंड ट्रांसफर देम टू बिजनेसमैन बैंक अकाउंट। जब प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाए या डिलीवर हो जाए तो बैंक क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है फंड को बिजनेसमैन के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। ट्रांजैक्शनल रिस्क देख लिए। नेक्स्ट आता है डाटा स्टोरेज रिस्क। ठीक है, वर्चुअल इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसी ना किसी तरीके से चोरी हो जाती है। देखा नहीं आपने, ऑनलाइन हमारी इंफॉर्मेशन चोरी होती रहती है, क्योंकि किस वजह से? पहला आता है वायरस, यानी वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज, कि बहुत सारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, बहुत डेडली वायरस आ जाता है जो आपकी इंफॉर्मेशन को क्लीन अप करता रहता है, आपकी मेमोरी को आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा, ईमेल्स में आ जाएगा, फ्लॉपीज के थ्रू आ जाएगा, डिस्क के थ्रू आ जाता है, किसी भी चीज के थ्रू वो आ जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, आपके बिजनेस की फंक्शन हैम्पर करती है, मतलब कि रुक जाता है आपका काम और आपको बहुत ज्यादा रेवेन्यू का नुकसान होता है। ठीक है, और टाइम का भी। नेक्स्ट आता है हमारा हैकिंग। हैकिंग क्या होता है कि अनऑथराइज तरीके से आपकी वेबसाइट में किसी ने एंटर किया और वहां से आपकी डाटा और इन्फॉर्मेशन को चुराया, जिसकी वजह से भी आपको बहुत सारा लॉस झेलना पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन रुक जाते हैं। इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है? सबसे पहले सेटिंग अप स्पेशल क्राइम सेल। जो गवर्नमेंट है ना, उसने बहुत सारे क्राइम सेल्स को सेटअप किया हुआ है कि इस तरीके की क्राइम्स को जो वो देख सके, उनको रोक सके। ठीक है, और हैकर्स के खिलाफ नेसेसरी एक्शन ले सके। नेक्स्ट आता है इंक्रिप्शन, कि आप सबसे पहले अपने मैसेज को एक कोड में इंक्रिप्ट करो, कन्वर्ट करो। ठीक है, और ताकि फिर आप जो भी ऑथराइज पर्सन है आप उसको सेंड करो, ताकि जो अनऑथराइज पर्सन है वो समझ ना पाए कि आप क्या बात कर रहे हो। आप क्योंकि आपने कोड लैंग्वेज में बात करी ना, तो दूसरा बंदा नहीं समझ पाएगा कि आपने क्या बात करी है। नेक्स्ट आता है डिजिटल सिग्नेचर, कि कोडेड डिजिटल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी द्वारा, जिसकी वजह से ये पता चलती है, सेंडर की आइडेंटिटी पता चल जाती है कि कहाँ से ये मैसेज आया है। तो डिजिटल सिग्नेचर का भी यूज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। डाटा स्टोरेज रिस्क देख लिया, ट्रांजैक्शनल रिस्क देख लिया, अब रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। इंटरनेट जो है वो ओपन स्पेस है, ठीक है, और अपने इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना बहुत मुश्किल होता गया है। ठीक है, बहुत जगह आपका डाटा चला जाता है। आप किसी पर्टिकुलर साइट पे ना, अगर आप शॉपिंग करने के लिए कुछ सर्च कर रहे होते हैं ना, तो दूसरी साइट पे ना आपको उसकी एडवर्टीजमेंट आने लग जाती है। उनको कैसे पता है कि आप इस साइट पे गए थे? क्योंकि आपका डाटा जो है वो चोरी हो रहा है। ठीक है, आपका डाटा चोरी हो रहा है, मिसयूज हो रहा है उसका, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कि आप अपनी चीजों को सीक्रेट नहीं रख सकते हो, वो इधर से उधर हो जाती है। ठीक है, चलो थर्ड टॉपिक आता है हमारा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे। ई बिजनेस जो है वो वेरी पॉपुलर होता जा रहा है आजकल, बहुत ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, however before conducting business electronically the business firm must have necessary resources। बिजनेस फर्म्स को बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं वो रिसोर्सेज? सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर होना चाहिए प्रॉपर स्पीड के साथ, प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ किसी भी ई कॉमर्स ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, बिग वॉल्यूम ऑफ बिजनेस को हैंडल करने की कैपेसिटी उस कंप्यूटर में होनी चाहिए। तो जो आपका हार्डवेयर है, जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है, वो आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप बहुत अच्छी स्पीड में होना चाहिए, ताकि आप अगर आप बहुत बड़ा वॉल्यूम में बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो वो उसको हैंडल कर ले।
टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ, तो अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत नीड होगी टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ की, जो इंटरनेट को इजीली हैंडल कर सके, जिनको इंटरनेट को यूज करना आता हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपको बहुत सारे, वेब डिजाइनर्स, ठीक है, बहुत सारे लोग रखने पड़ेंगे। टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ आपको रखना पड़ेगा जो कि आपकी जो ऐप है, आपका जो सिस्टम है पूरा, उसको इजीली हैंडल कर सके और ऑर्डर के टाइम पे, रिसिप्ट पेमेंट के टाइम पे कोऑर्डिनेट हो सके, ठीक है, उनको सब कुछ करना आता हो, टेक्निकली क्वालिफाइड हो, इंटरनेट को इजीली हैंडल करना उनको आता हो। कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट को रिसीव करने के लिए आपको बहुत एफिशिएंट सिस्टम अपना बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको कमर्शियल बैंक, क्रेडिट कार्ड एजेंसी, इन सब के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, इनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको कस्टमर्स को कि आप अपना जो भी अमाउंट है वो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, रिफंड आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से आपका अमाउंट हमें रिसीव होगा, इस कार्ड के थ्रू पेमेंट करने में जैसे आता नहीं है कि अगर आप इस कार्ड के थ्रू पेमेंट करोगे तो इतना % डिस्काउंट, इसके थ्रू करोगे तो इतना % डिस्काउंट। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो आपका जो सिस्टम होना चाहिए पेमेंट को रिसीव करने के लिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वेल डिजाइंड वेबसाइट, आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए वो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइंड होनी चाहिए, हौच पौच नहीं होना चाहिए, इजी टू एक्सेस होना चाहिए कि कस्टमर वहां पे जा रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से जो उसको ढूंढना है वो ढूंढ सकता है, ठीक है, ताकि उसको इधर उधर घूमना ना पड़े, बहुत ज्यादा ना सर्च करना पड़े। बहुत आपका वेबसाइट बहुत इजीली डिजाइंड होना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, देखो आप तभी सक्सीड करोगे जब आप टेलीफोन लाइंस और इंटरनेट फैसिलिटीज बिना किसी इंटरप्शन के अवेलेबल रखोगे, ठीक है। इंटरनेट पे आपके प्रोडक्ट्स को लोग खरीद रहे हैं, ऑनलाइन परचेज हो रहा है, लेकिन कुछ अगर किसी तरीके की दिक्कत है तो आपके कॉल सेंटर्स इतने अच्छे तरीके से काम करते हुए होने चाहिए कि वो अपनी कंप्लेंट्स को कॉल सेंटर्स पे रजिस्टर कर सके। आपके टेलीफोन लाइन्स बिजी नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। रीजनेबल प्राइस पे आपको अपनी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि सिर्फ वो रिच पीपल तक ना हो। अगर आपको अपनी जो चीजें हैं वो मिडिल क्लास या लो इनकम ग्रुप तक भी पहुंचानी है तो आपको हर चीज पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर का नहीं, इस पार्ट का 4th टॉपिक है ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस मतलब ऑनलाइन जो आप बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब पर्टिकुलर शॉप ओपन करके आप जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले फॉर्मेशन, ई बिजनेस इजी टू फॉर्म होता है, आप ऑनलाइन इजीली फॉर्म कर सकते हो। ट्रेडिशनल बिजनेस टाइम लगता है, डिफिकल्ट टू फॉर्म होता है। पर्सनल टच, ई बिजनेस में किसी तरीके का कोई पर्सनल टच नहीं होता, ट्रेडिशनल बिजनेस में पर्सनल टच होता है, स्पेशली सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में। सेटिंग अप कॉस्ट जो सेटअप करने की कॉस्ट होती है ई बिजनेस में लो होती है, ट्रेडिशनल बिजनेस में काफी हाई होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ई बिजनेस में लो होती है, ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड ई बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस में पॉसिबल है। वहां आप छू के देख सकते हो ना अपनी चीजों को, यहाँ पे आप छू के नहीं देख सकते हो, सिर्फ आप पिक्चर देख सकते हो। Ease of expansion, much internet has no geographical boundaries, कि देखो आप एक्सपेंशन यहाँ पे बहुत ज्यादा कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको कंप्लीट करनी होती है। ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, टेक्निकली क्वालिफाइड एंड IT प्रोफेशनल आर रिक्वायर्ड। इसमें ई बिजनेस में आपको टेक्निकली क्वालिफाइड IT प्रोफेशनल जो होते हैं उनकी जरूरत होती है। यहाँ पे सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर्स की जरूरत होती है ट्रेडिशनल वाले में। रिस्क, हाई रिस्क रहता है इसमें क्योंकि कांटेक्ट नहीं होता बिटवीन द पार्टीज, सेलर और कस्टमर के बीच में। लेस रहता है क्योंकि पार्टीज जो होती है पर्सनली इंटरेक्ट होती रहती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, नो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज एज मैन्युफैक्चरर प्रेफर टू सेल डायरेक्टली टू कस्टमर, किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होता, मैन्युफैक्चरर सीधे कस्टमर को सेल कर देता है। बहुत सारे इंटरमीडिएरीज होते हैं इसमें, जैसे होलसेलर आएगा, फिर रिटेलर आएगा, ठीक है, इसमें बहुत सारे होते हैं लेकिन ई बिजनेस में नहीं होते। लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल इसमें शॉर्टर होती है बिकॉज वेरियस प्रोसेसेस कैन बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली, कि बहुत सारे प्रोसेस इसको कर रहे होते हैं एक साथ। लॉन्गर बिकॉज वन प्रोसेस इज कैरिड आउट एट वन टाइम, फॉर एग्जांपल परचेज देन प्रोडक्शन देन सेल, ठीक है, यहाँ पे पहले परचेज होगी फिर प्रोडक्शन सेल, मतलब इस तरीके से आप चलता है, सॉरी पहले प्रोडक्शन होगी
नहीं पहले आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, प्रोड्यूस करोगे, फिर उसको सेल करोगे। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा होता है, ठीक है। पहले परचेज, फिर प्रोडक्शन, सेल। यहाँ पे एक टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं साइमल्टेनियसली ई बिजनेस में, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल शॉर्टर होती है। तो थैंक यू सो मच ये पार्ट देखने के लिए। चैप्टर को पूरा समझने के लिए पार्ट 2 भी जरूर देखना। थैंक यू सो मच।